हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम का नाम इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास और इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने में थोड़ी विलंबित लय रही, उसके लिए क्षमा करते हुए अपने आप को आपसे क्षमा लेते हुए जब आगे बात बढ़ती है तो याद आता है प्रतीक्षा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण अंग की तरह बनी रहती है। चाहे आप बात करें ऐसे लोगों की जो राजस्थान के किसी गांव में उस बिजली की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो चली गई है, या वो बच्चे जो अपनी उस मां की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो दूर से पानी लेकर घर लौटने वाली है, या भारत छोड़कर अमेरिका आ गए अपने बेटों की प्रतीक्षा कर रही है मां कि कई बरस हो गए, बेटा वापस कब आएगा। और बेटा भी सोचता है कि फिर जाके अपने पूरे परिवार वालों से कब मैं मिलूं और कब वो सब बांटूं, सुख दुख जिसे हम कहते हैं, जिसे हम जीवन कहते हैं। ये जो एक दूसरे के साथ मेल जोल का भाव है वो मनुष्य को मनुष्य बनाता है और वो भारत से दूर आने के बाद भी भारतवासियों को भारत से जोड़े रहता है। भारत, जैसा कि आप जानते हैं, हम जानते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जीता जागता प्रमाण है। विविधता हमारे देश को सुंदरता भी देती है और सांस्कृतिक समृद्धि भी देती है। और भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पर्यटक भी जाते हैं और जहां रहने वाले भी ऐसा महसूस करते हैं कि अगर उन्होंने फिर से राजस्थान जाकर वहां के रंग का, वहां की हवा का अनुभव नहीं किया तो जीवन में कुछ अधूरापन रह गया। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के रंगों की, और अवसर ऐसा भी है कि इस बरस फिर एक बार होने वाली है वो कन्वेंशन जिसमें राजस्थान के निवासी न केवल न्यूयॉर्क अमेरिका से बल्कि अलग अलग देशों से आकर होते हैं इकट्ठा। और न्यूयॉर्क की जो खास बात है कि यहाँ सब लोग मिल जाते हैं, सारी संस्कृतियों का समागम हो जाता है। तो आज के कार्यक्रम में राना कन्वेंशन से संबंधित बात को लेते हुए राजस्थान की तरफ दृष्टि डालने वाले हैं, राजस्थान की तरफ बढ़ने वाले हैं। और बढ़ते बढ़ते मुझे लगता है एक और समाचार आपके साथ बांट लेना चाहिए, और समाचार एक तरह से आश्चर्य में डाल देता है पूरे विश्व के लोगों को। और चीन के लोग विचार करने लगते हैं कि ऐसी भारतीयों में क्या खास बात है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के वो लोग CEO बन जाते हैं। आज घोषणा हुई कि नोकियो के जो CEO होने वाले हैं या घोषित हो गए हैं वो हैं राजीव सूरी। 46 बरस के हैं वो। सफलता कैसे आती है हमारे पास, हम कैसे जाते हैं सफलता के पास, इसके बारे में भी बात करेंगे आज के कार्यक्रम में उन सभी सफल लोगों से जिनका मूल संबंध है राजस्थान से और जो आज बैठे हुए हैं हमारे साथ। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं नवीन शाह जी का, जो कमर्शियल रियल एस्टेट में है। नवीन जी और मुस्कुराते धीरे धीरे हैं, लेकिन वो बहुत सारे सांस्कृतिक और धार्मिक संगठनों के साथ भी विशेष रूप से सक्रिय रहे हैं। आपका हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके ठीक पास बैठी हुई है मंजू सुराना जी। मंजू सुराना जी बिल्कुल सांस्कृतिक परिधान में हैं आज हमारे साथ इस ओर, और उनके पीछे राजस्थान की एक छवि जहां दिखाई दे रही है, वहीं ये बात उनको देखकर पता नहीं लगती कि वो बहुत रिसर्च साइंटिस्ट जैसे कार्य में जुड़ी हुई है और डायबिटीज से संबंधित रिसर्च विशेष रूप से करती हैं। पर जब आप भारत में थी तब आपका गायन से, रेडियो से, इन सबसे विशेष संबंध रहा था, तो आपकी उपस्थिति का लाभ उस दृष्टि से भी हमें होने वाला है। और अनिमेश गोयनका जी भी आपके साथ फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। और अनिमेश जी बहुत सफल व्यवसायी हैं, आयरन और स्टील का आपका व्यापार है, पर स्टील के व्यापार के अलावा जो संवेदनशीलता है उसको लेकर आपने भारत से संबंधित सांस्कृतिक और धार्मिक संगठनों के साथ विशेष रूप से आप सक्रिय रहे हैं। और एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके नेशनल प्रेसिडेंट AIA के समझते आप रहे, और इंडियन हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ने
ऑफ इंडिया, हेरिटेज ऑफ इंडिया ने जब बाबा रामदेव जी का यहाँ पर आयोजन किया तो उसमें भी विशेष रूप से आपकी भूमिका रही। आपसे चर्चा करने का अवसर मिलने के साथ साथ मेरा विशेष सौभाग्य है कि मैं स्वागत कर रहा हूँ डॉक्टर नरेंद्र हड़पावत जी का हमारे स्टूडियो में, जो कार्डियोलॉजिस्ट तो हैं ही हैं, बल्कि कुछ न कुछ बात ऐसी हो जाती है आपके साथ कि वो समाचार सी बन जाती है। एक बार ऐसा हुआ, आप एयर इंडिया में जा रहे थे और किसी प्रेग्नेंट लेडी को तुरंत सेवा की आवश्यकता हुई, तो एयर इंडिया में बच्चे को जन्म देने वाली एक खबर आपके साथ जुड़ी रही और आपने भारत में जहां से आप हैं प्रतापगढ़, वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके अलावा वहां पर फ्री चिकित्सा शिविर इत्यादि लगाते रहते हैं। और फिलहाल मुख्य बात यह है कि जो राणा है संस्था राजस्थान एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका, उसके आप प्रेसिडेंट हैं और उनके साथ बैठे हैं हमारे के मेहता जी, जो स्वयं फाउंडर मेंबर हैं, प्रेसिडेंट हैं राणा के, और राजस्थान सरकार ने एक राजस्थान फाउंडेशन बनाई है, उसके भी आप प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा आप बहुत सफल व्यवसायी हैं, कई रूप में आप सक्रिय हैं, सीपीए की प्रैक्टिस आपकी बहुत बड़ी है, 60 लोग आपके साथ करते हैं कार्य। इसके अलावा होटल व्यवसाय से संबंधित और अन्य कई सामाजिक संगठनों के साथ विशेष रूप से आप जुड़े रहे हैं। तो इतनी सारी बातों के बाद सबसे पहले हम कार्यक्रम को शुरू करना चाहते हैं मंजू सुराना जी से। मंजू जी, बहुत जब बोला जाता है तो लगता है कोई गाने वाला हो तो कितना अच्छा रहे, और आप गाने को लेते हुए जब राजस्थान की तरफ बढ़ती हैं हमारे साथ आज, तो कौन सी पंक्तियां आपको स्मरण आती हैं? मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि राणा का कन्वेंशन की शुरुआत है हमारी और हम हमेशा गणपति के उससे शुरुआत करते हैं, तो मैं थोड़ी सी पंक्तियां आपको इसके बारे में सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल। रणत भंवर सुआ वो विनायक रीति से दिन लाई जो मणे राणा रो कन्वेंशन है गणपति थे बेगाई जो मणे राणा रो कन्वेंशन है गणपति थे बेगाई जो गणपति थे बेगाई जो सारा देवता ने लाई जो केसर चंदन तिलक लगाऊं आनंद रस बरसाई जो। क्या बात है, आनंद का रस तो आपकी ये वाणी सुनकर बरस गया। और सबसे पहले गणपति का स्मरण आपने किया और डायबिटीज से आप रिसर्च करती हैं, और हम अक्सर ये सुनते हैं गणपति जी उनको लड्डू बहुत प्रिय हैं, और डायबिटीज रिसर्च वाला शायद ये कहे कि लड्डू खाते वक्त थोड़ा ध्यान रखें। पर ध्यान रखने की बात यह है कि जब मिलते जुलते हैं तो एक मधुरता होती है, मधुरता का एक जो मिठास है वो भी एक प्रकार का मोदक है, और उस मिठास को बढ़ाने में विशेष भूमिका आपके द्वारा जो मेहता साहब राणा की परिकल्पना हुई, तो कैसे ये आपको विचार आया कि राजस्थान एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि अब जब जो भी राजस्थानी भारत जाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं राणा का संदर्भ सुनाई देता है, जैसे कि राजस्थान की भारत से बाहर अमेरिका में एक पहचान की तरह हो गया राणा। तो कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है। 1999 की बात है कि हम 5-7 मित्र इकट्ठे हुए थे और ऐसे ही चर्चा चली कि अपने राजस्थानी एक दूसरे के संपर्क में इतने नहीं हैं और एक दूसरे को इतना नहीं जानते हैं, जबकि दूसरी प्रांत के काफ़ी हैं। तो हमने सोचा कि राजस्थानी को कैसे जोड़ा जाए, तो हम लोगों ने सोचा कि एक एसोसिएशन बनाई जाए। तो हम सोचे थे कि क्या लिखें, तो राणा नाम याद आया, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो इससे कि हम एक दूसरे के निकट आ सकें, हर राजस्थानी एक दूसरे को पहचान सके, हम मिलजुल करके हम अपनी संस्कृति को, कल्चर, हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकें, प्रमोट कर सकें, और अपने आने वाली जो नई पीढ़ी है उनमें ये संस्कृति इंस्टिल कर सकें। तो इस विचार से हमने राणा बनाई, और राणा इतनी तेज़ी से इतनी आगे बढ़ गई कि इतनी हमको कल्पना भी नहीं थी। और 30 से 34 साल में तो हमने राणा की इंटरनेशनल कन्वेंशन की थी, जिसमें देश विदेश से सारे लोग बाग आए थे। पहली कन्वेंशन 2003 में हुई थी। उस समय भी हम जो यहाँ बैठे हैं सभी उसमें सक्रिय थे, मैं उस समय कन्वीनर था। और उसमें एलन मित्तल साहब आए थे, अनिल अग्रवाल जी आए थे, अपने राजस्थानी सभी भाई देश विदेशों से आए थे, और मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी अपनी पूरी टीम को लेकर आए थे। और वो कन्वेंशन बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था, और अभी भी लोग बाग उसको बहुत याद करते हैं। तो
ये राणा ऐसे शुरू हुआ और आगे बढ़ता गया। तो याद करने की बात में मुझे याद आया कि जो कन्वेंशन में गए हुए लोग हैं वो वहां पर जिस प्रकार का भोजन प्राप्त उन्होंने किया था, राजस्थान के विशेष व्यंजन, उनका भी स्मरण करते हैं। और आपने स्मरण किया अशोक गहलोत जी का, तो मुझे याद आता है इन दिनों जब हम बात कर रहे हैं तो पूरा भारत चुनावी माहौल की सरगर्मी को अनुभव कर रहा है, एक चुनावी उत्सव सा चल रहा है पूरे भारत में। और उस दृष्टि से देखा जाए तो अशोक गहलोत जी पहले आए थे और उसके बाद एक कन्वेंशन में वसुंधरा राजे जी भी आई थी, जो बाद में अब पुनः मुख्यमंत्री पद पर हैं। तो हरपवन साहब, आपके साथ थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टि से जब आप राजस्थान को देखें अभी, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका बहुत लाभ मिलेगा? नरेंद्र मोदी की लहर के बारे में सुनते हैं, उसका लाभ मिलेगा? और आप क्या चाहते हैं? मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र के अंदर ये आवश्यक है कि सरकार बदलती रहे, क्योंकि यही एक तरीका है कि कंपटीशन इलेक्शन में गवर्नेंस में आना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि पहले वाले एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या नहीं किया और सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन को चांस मिले। और अगर वो अच्छा काम नहीं करते हैं तो वापस अपनी जनता आजकल इतनी जागृत हो चुकी है कि उनको भी वो बदल देंगे बाद में, जैसा कि हो चुका है। 2006 में वसुंधरा जी सीएम बनी थी और वापस अशोक जी वापस आ गए, अशोक जी अब चले गए और वसुंधरा जी वापस आ गई। तो जनता बहुत मैच्योर हो गई है इंडिया की, और ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक कांग्रेस और बीजेपी का सवाल है, मैं राजनीतिक पार्टियों से मेरा कोई संबंध नहीं है, पर व्यक्तिगत तौर पे मैंने मोदी जी के बारे में जो भी अब पढ़ा है और देखता हूँ, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि बीजेपी हमेशा हिंदुत्व के नाम पर ही इलेक्शन में अपना प्रचार करती थी, पर मोदी जी ने एक नई बात करी। मोदी जी ने हिंदुत्व तो ठीक है, आपकी अपनी जाति है, जाटों की भी अपनी जाति है, वो भी अपने वोट होते हैं, मुसलमान भाई भी अपने वोट दे सकते हैं, मगर मोदी जी ने एक नई बात जो शुरू करी पिछले 2-4-5 सालों में, कि जब इलेक्शन में किसी को आप बनाए नेता, तो ये जातिवाद का कोई मतलब नहीं है। गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, ये दो खास बात होती है, क्योंकि आपको देश में आपका देश का प्रतिनिधि एक बार बनाया, डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हाउ गुड द गवर्नमेंट इज एंड व्हाट दे आर डूइंग फॉर डेवलपमेंट। तो मेरे ख्याल से मोदी जी का जो नया ये दृष्टिकोण जो बीजेपी के अंदर आया, और मेरे ख्याल से इसी वजह से वो नेशनल लीडर की तरह आज हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने की उम्मीद रख रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 50-60 सालों में नहीं हुआ, आम जनता की जो स्थिति है इतनी ज़्यादा सुधरी नहीं। जो समृद्ध हैं वो तो खैर अपना काम चला लेते हैं किसी भी तरीके से, और आम जनता, इकानमी अच्छी नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसकी वजह से रोजगार अच्छा नहीं मिलता। इसलिए मोदी जी आई थिंक विल इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ए कॉमन पर्सन, और यही मेरी उनसे उम्मीद है कि वो तो आपकी उम्मीद है। और समय के साथ क्या क्या हमारे सामने प्रकट होता है हमें देखना है। पर मुझे बात याद आती है हमारे एक महत्वपूर्ण चिंतक लेखक अज्ञे जी की, जिन्होंने कहा कि हमें ये भूल नहीं करनी चाहिए कि राष्ट्र की परिभाषा इससे करने लग जाए कि सरकार कौन चला रहा है या सत्ता में कौन है। और ये बात मुझे अभी इसलिए भी याद आई क्योंकि कुछ समय पूर्व सोनिया गांधी जी ने ऐसा वक्तव्य दिया कि यदि मोदी जी आ गए तो राष्ट्र को खतरा है, राष्ट्र टूट जाएगा, इस प्रकार की कुछ बात कही थी। अब मैं अनिमेश गोयनका जी को थोड़ा सा इस तरफ पकड़ना चाह रहा हूं इस बात के साथ जोड़ते हुए कि जब बाबा रामदेव जी न्यूयॉर्क आए थे तब तक पहली बार उनका राजनीति से इतना निकट का संबंध नहीं था जितना कि अब हो गया है। और हाल ही में उनके कुछ वक्तव्यों के कारण भी एक विवाद विशेष रूप से चला है। ये पूरी जो स्थितियां हैं, वाद विवाद सा एक चल रहा है जिसमें कोई दूरगामी सोच के बारे में जनता तक बात पहुंचती नहीं। और विशेष करके चूंकि आपका निकट संबंध बाबा रामदेव जी से है तो उनकी अभिव्यक्ति के बारे में ऐसा है कि बाबा रामदेव जी ने जो अपने देश के लिए किया और जो वो कर रहे हैं, ऐसा कोई भी आज तक कर नहीं पाया।
बाबा रामदेव ने योगा से शुरू किया और जब वो पहली बार यहाँ पे आए तब उनका राजनीति से कुछ संबंध नहीं था। तो हम लोगों ने रामदेव जी से पूछा कि आज सारे भारतवर्ष में करोड़ों लोग आपके साथ हैं, तो क्या आप योगा करवा के अपने इस सारे जो आपने प्रलभ किया आप यहीं पे छोड़ दोगे, या एक देश में चेतना लेके आओगे कि हमारा देश खड़ा हो सके, आगे बढ़ सके, देश में एक चेतना आए। तो रामदेव जी ने उस समय यह वायदा किया कि मैं अपना जीवन यहीं पे नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना जीवन अपने देश के लिए लगा दूंगा। और ऐसा ही रामदेव जी ने किया। चाहे वो कांग्रेस सरकार थी, पहले वो कांग्रेस सरकार के साथ बात करना चाह रहे थे टू ब्रिंग द चेंज इन द कंट्री। समहाउ कांग्रेस सरकार ने उनको धोखा दिया। फिर अगर वो कांग्रेस सरकार के साथ नहीं चले तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर बात करनी शुरू की, काले धन की, और जो भी उनके मुद्दे हैं वो आप सबको मालूम है, मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, पर ये वो मुद्दे हैं जिनकी चेतना बहुत जरूरी है और रामदेव जी उसके लिए डटे हुए हैं, वो लड़ रहे हैं। उन्होंने लाठियां खाई, उन्होंने मार खाई, उन्होंने उसके लिए जो कुछ भी हुआ किया और आज तक कर रहे हैं। ऐसे महानुभाव की, ऐसे मनुष्य की एक भारत जैसे देश को बहुत जरूरत है। ये मैं एक्चुअली फिर से आपको वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ से मैंने बात शुरू करी थी। समहाउ जो समाचार की सुर्खियाँ होती हैं वो किसी के व्यक्तित्व में उसका जो समग्र योगदान है उसको भूल जाती हैं। उस समय उसने क्या कहा, तो अभी हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी को लेके जो देहाती संदर्भ महिलाओं को लेकर जो बात जिस तरह से उन्होंने कही है उसको लेके शायद उनके ऊपर केस भी फाइल हो। ऐसा है, ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है। रामदेव जी ने ऐसा कहा, उनके मन में क्या था, वो वर्ड हनीमून को उन्होंने कैसे लिया, ये मीडिया ने उसको कैसे प्रेजेंट किया, रामदेव जी को दोबारा मीडिया पे लेके आए, उनको लगा कि भी जैसा मैं कहना चाह रहा था आपने वैसा नहीं सुना, मैं अपने लफ्ज वापस लेता हूं, मैटर फिनिश्ड। अगर आपको मेरे लफ्ज अच्छे नहीं लगे तो मैं आपसे अपने लफ्ज को वापस लेता हूं। तो सुना हमने यह है कि जो तीर निकल जाता है वापस नहीं आता है, शब्द निकल गए वापस नहीं आते, वो बात अपने स्थान पर। बहरहाल क्षमा यदि कोई मनुष्य महसूस करता है या मुझसे गलती हुई ऐसा महसूस करता है तो उसका भी अपना एक महत्व होता है। इस बात को मैं यहाँ छोड़ते हुए नवीन, मैं एक मिनट आपको उसमें ये कहना चाहता हूँ, ये एक बहुत बड़ा प्रलभ है, एक आदमी में कैपेबिलिटी है कि जो अपने लफ्ज को कहे हुए को वापस ले सके। आम आदमी ऐसा कर नहीं सकते, ये एक बहुत महानुभाव ऐसा संत आदमी ही कर सकता है जो किसी को हट करने के लिए नहीं है, वो देश के लिए है, हर एक इंसान के लिए है, हर एक कंट्री के मनुष्य जो रहने वाले हैं उनकी बढ़ावे के लिए। एक अपना उनको कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। अगर उनको ऐसा लगा कि मेरे शब्दों से किसी को प्रहार महसूस होता है तो मैं अपने शब्द, ये एक बहुत बड़ा संत इंसान ही ऐसा कर सकता है। तो ये मुझे तो एक टिप्पणी तो करनी पड़ेगी, क्या होता है कि जो हमारी श्रद्धा होती है वो हमें ये पात्रता देती है कि हम किसी मनुष्य को किस तरह देख पाए। तो जिस तरह से श्रद्धा देती है उसी तरह से अश्रद्धा भी एक ऐसी दृष्टि देती है कि जो श्रद्धा वाला देखता है वैसा अश्रद्धा वाले को नहीं दिखाई देता है। तो उस बात को लेते हुए मैं बहुत संक्षेप में, नवीन जी हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, उससे जानना चाहता था क्योंकि थोड़ा हम राजस्थान की बात करें, थोड़ा भारत की बात करें, थोड़ा सफलता की बात भी कर रहे हैं। और जैसे मैंने प्रारंभ में याद किया सीईओ हुए राजीव सूर्य नोकिया के, तो आपने रियल एस्टेट में जो कुछ कीर्तिमान अब तक बनाए उसको लेते हुए जब आप राजस्थान ने जो कुछ आपको सिखाया उससे जोड़कर देखें तो कौन सी ऐसी बात है जिसको आप समझते हैं कि इट हैज हेल्प्ड यू इन सक्सीडिंग इन लाइफ? जो राजस्थान ने मुझे सबसे अच्छी बात सिखाई वो है इंटीग्रेशन, as to how to integrate the society, how to integrate the community, how to integrate the thoughts, and how to convert those society, community, and thoughts into an action and create a direction to bring a success in life. तो वो चीज़ जो मुझे सीखने को मिली राजस्थानी से, राजस्थान में रहने से और राजस्थानियों के साथ काम करने से, वो जो सफलता आप देख रहे हैं अभी, सफलता का कोई एंड नहीं है, सफलता की बिगनिंग होती है, एंड नहीं होता है।
तो मैं जो सफलता की बात करना चाह रहा हूँ कि सफलता उसे कहते हैं कि आप यूनाइट होकर काम करो, you bring the success and bring the economic and social and cultural prosperity to the entire community is what is called success, not just that you bring a prosperity to yourself. तो ये सफलता की तरफ मेरा डायरेक्शन है। और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, राजस्थान कन्वेंशन जो कि भूतकाल में भी हुए हैं और जो होने जा रहा है, उसका जो थीम है हेल्थ एंड एजुकेशन, और उसके साथ में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसे लाई जाए राजस्थानी सक्सेसफुल बिजनेसमैन के थ्रू टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी is what we are going to work on and we'll be talking about. Wonderful. So we'll be talking about that health and education, you said, right? That is correct. Very, very good. And I really admire the definition of success which has come freshly to us from Naveen ji, and that takes a wholesome perspective. और इंटेग्रिटी या इंटीग्रेशन, कलेक्टिव विजन की जो बात है, उसको आने वाली राजस्थान एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका की कन्वेंशन के रेफरेंस से होते हुए थोड़ा और समझने जानने का प्रयास करेंगे हम राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग इनसाइड टू नेट शो। क्या हम बात कर रहे हैं राजस्थान के रंगों की, और हमारे साथ हैं राणा कन्वेंशन के आयोजन में जुटे हुए बहुत समर्पित भारतवासी, राजस्थान के निवासी। एंड जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो पहले हम अक्सर सोचते रहे कि महिलाओं की शिक्षा को लेकर भी विशेष चर्चा में राजस्थान बराबर रहा है। तो राजस्थान के कई साहित्यकारों ने भी इस दिशा में चिंतन किया, और मंजू सुराणा जी का सौभाग्य है कि उनके नाना जी का नाम राजस्थान में एक ऐसे कवि के रूप में जाना जाता रहा है जिन्होंने सामाजिक जागरूकता की कई रचनाओं से जनमानस को जागरूक किया। गणपत चंद जी भंडारी की कौन सी उनकी कविता आपकी प्रिय है मंजू जी? एक्चुअली में उनकी पूरी बुक लिखी हुई है रक्तदीप, मेरे को तो सारी कंठस्थ याद है उनकी कविताएं, लेकिन क्योंकि राणा का कन्वेंशन के बारे में अपन बात कर रहे हैं और इस बार हमारा कन्वेंशन का थीम है एजुकेट एंड हेल्दी राजस्थान। So when it comes to education, we always talk about women, you know, so much illiteracy in Rajasthan. So नाना जी की कविता हालांकि 60 साल पहले लिखी हुई है, पर जब मैं आज भी पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि कितने मायनों में ये अभी भी कितनी सही है। तो कविता का शीर्षक है नारी की पुकार। हमें भी पढ़ लिख जाने दो, तनिक आगे बढ़ जाने दो, ज्ञान की ज्योति जगाने का तुम्ही ने क्या ठीका पाया, अंधेरे में ही सड़ने को बनी क्या नारी की काया। स्वयं वर्षों तक पढ़ पढ़ कर विदेशों में हो आते हो, हमें जल्दी से शादी कर कैद घर में कर जाते हो। तुम ही अनपढ़ रखते हमको, तुम ही आफत बतलाते हो, न चलता बस जब औरों पर हम ही पर धौंस जमाते हो। पोल अपनी खुल जाने दो, हमें भी पढ़ लिख जाने दो। क्या बात। पूछती आज तुम्हें नारी, स्वार्थी मानव दो उत्तर, बनाकर जीवन सहचरी क्यों कैद रखा घर के भीतर। हमारे हाथ बांध डाले, हमें क्यों पंगु बना डाला, हमारी प्रखर बुद्धि पर क्यों लगा रखा तुमने ताला। हमारी सूरत में क्या था, हमारी सूरत में क्या था, उसे जो घूंघट में डाला, पड़ा क्यों नहीं लंपटों की सूरतों पर पर्दा काला। प्रकाश में अब तो आने दो, हमें भी पढ़ लिख जाने दो। तुम्हारे अत्याचारों से सैकड़ों ने जीवन त्यागा, किसी ने वैश्यावृत्ति ली, किसी को गुंडा ले भागा। जला डाला खुद को कुछ ने, मरी कुछ कुएं में गिरकर, किसी ने घात किया अपना गले में फांसी लटका कर। खून अपना धुल जाने दो, हमें भी पढ़ लिख जाने दो, हमें भी पढ़ लिख जाने दो। क्या बात है, बहुत ही सशक्त रचना है, और ये भी विस्मय में डालने वाली बात है कि अपने नाना की कविता इतने बरस बाद आपको इस तरह से कंठस्थ है और इतने भाव के साथ आपने सुना है। बहुत बातें ऐसी हैं जो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं यदि हम खुले हों तो। बहुत संक्षेप में नवीन जी मैं आपकी तरफ बढ़ा जाता हूं, जब आप सिरोही में थे तब क्या आपने कल्पना की थी कि मैं भविष्य में क्या करूंगा, और इस दिशा में यदि हम सोचें कि जो आने वाली पीढ़ी है वो अपने सपनों के बारे में स्पष्ट हो, इस तरफ भी राणा की कोई कार्यवाही हो सकती है? जैसे आप वेजिटेरियन विजन के प्रेसिडेंट
अभी हैं आप? दैट इज करेक्ट, हाँ जी। तो सिरोही में जब मेरा जन्म हुआ था, जब मेरी अपब्रिंगिंग हो रही थी, तो हमें जो सबसे अच्छी चीज़ मिल रही थी उस समय संस्कार। और जो संस्कार जब अच्छे मिलते हैं तो एजुकेशन अच्छा मिलता है, रिलीजियस वैल्यूज़ मिलती है, सोशल वैल्यूज़ मिलती है। तो उन चीज़ों को लेते हुए हम आगे बढ़े जयपुर की तरफ। जयपुर में हमने पढ़ाई की, पढ़ाई को हमने हमेशा महत्व दिया, और जो भी हमारे आसपास रहते थे सब वो, उनका जो प्राइमरी थीम हुआ करता था कि एजुकेशन इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू ब्रिंग सक्सेस इन लाइफ। और आप एजुकेशन में अगर आप एक्सेल करते हो तो आपकी सफलता निश्चित है। और सफलता का मेजरमेंट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से ही नहीं होता है, नॉलेज से होता है। तो वी कॉल इट एज नॉलेज इज प्रॉस्पेरिटी रादर देन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। और इस चीज़ को हम आगे बढ़ते हुए, इस थीम को आगे बढ़ते हुए और बढ़ाते हुए, राजस्थानी कन्वेंशन का जो थीम रखा है कि एवरीबडी मस्ट गेट द बेस्ट एजुकेशन दे पॉसिबली कैन to continue their prosperity. बहुत की पॉइंट ये है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनिमेश गोयंका जी का योग के साथ में ऑफकोर्स बाबा रामदेव जी के साथ जो उनका विशेष अनुराग रहा है, उसके मूल में भी योग है। तो जब राणा की कन्वेंशन है तो जो योग का आपका अभ्यास है वो किस तरह मदद करता है? क्योंकि विविध प्रकार के मन होते हैं, उनको एक साथ कार्य करना होता है और क्रिएटिवली सोचना होता है। देखें, योग करने से आपका कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बढ़ता है, और योग करने से आप सब लोगों को साथ लेके चल सकते हो। आपके अंदर एक पेशेंस की भावना पैदा होती है। अब जैसे मैं चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी, इन लोगों ने मुझे राणा कन्वेंशन का चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी बनाया। अब चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जो अगर 10 या 15 कोई फूड कमेटी, कोई एजुकेशन कमेटी, कोई एंटरटेनमेंट कमेटी, 20 कमेटीज हैं, उन सब कमेटीज के लोगों के साथ बैठना, उनकी बात सुनना और पेशेंस के साथ उनको इस चीज के लिए प्रमोट करना कि वो अपना बेस्ट उस कमेटी के लिए, कन्वेंशन के लिए, राणा के लिए कर सकें। सो मैं ऐसा समझता हूं कि इसका योग का to create that kind of patience is a great gift. Wonderful. Patience, श्रद्धा के साथ सबूरी, जो साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं वो भी वहाँ पढ़ते हैं, सबूरी, सब्र, पेशेंस। और पेशेंस जो है वो के मेहता जी में बहुत है। और उन्होंने जब पहली बार राणा की शुरुआत की और उसमें जो वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट जो रहा था उसकी सफलता के बारे में थोड़ा हमें बताएं, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द थीम ऑफ प्रेजेंट कन्वेंशन। कन्वेंशन के पहले अपने चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने एक राजस्थान फाउंडेशन की कमेटी बुलाई थी। तब उन्होंने मेरे को इनवाइट किया था, तो मैं राजस्थान गया था। अपने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिड़ला जी, बांगड़ जी, साहू जैन सभी आए थे। तो उस दौरान फिर बाद में मैं राजस्थान में 2-3 दिन मेरे को गाँव में जाने का मौका मिला कुछ परिवारों से। तो उस समय मैंने महसूस किया कि पानी की कमी वास्तव में राजस्थान में है, जो बहुत अपने नागरिकों को वंचित करती है और ज़रूरी चीज़ है। तो मैंने कहा कुछ न कुछ पानी के लिए करना चाहिए। फिर हमारी राजस्थान कन्वेंशन आई। तो राजस्थान कन्वेंशन आई तो मैंने कहा हम इसका थीम प्रोजेक्ट रखेंगे। इस बार जो थीम है कन्वेंशन का वो रखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट। तो ये हमने थीम रखा और हमने कन्वेंशन से जो भी पैसे बचे वो सब हमने इस प्रोजेक्ट में लगाए। और इसके संदर्भ में बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कंजंक्शन में हमने ये प्रोजेक्ट लिया। और इस प्रोजेक्ट में हमने पहले राणा के पैसों से 5 villages we adopted and we implemented this rainwater harvesting scheme, and it was very successful, and government appreciated very much, and actually government adopted this model to replicate elsewhere in Rajasthan. And then we also competed in the World Bank competition for all various kind of charitable and social related projects.
तो इसमें हमने भी हिस्सा लिया। तो इसमें टोटल 200 पार्टिसिपेंट्स थे, वाशिंगटन डीसी में गए थे, सभी ने अपना अपना बूथ लगाया, सब सेटअप किया, और जो मेन था कि आपका प्रोजेक्ट क्या है एंड हाउ कैन इट हेल्प द सोसाइटी। तो हमारे प्रोजेक्ट को पहले तो हमने 200 में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और आई एम वेरी ग्लैड टू से कि हमने तीसरा स्थान प्राप्त किया आउट ऑफ 200 कंटेस्टेंट्स, एंड वी वन राणा वन the third prize, cash prize of $196,000. Wow. And that brought a lot of pride in our Rana community. Everybody worked hard. And फिर जो उन पैसों से हमने we did 15 more villages. और then again, I mean, like, you know, it brought a lot of fame and appreciation to Rana. और अशोक गहलोत जी ने जो चीफ मिनिस्टर उस समय थे, उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया और राणा को बहुत महत्व दी थी। वंडरफुल। तो मिले और मिलकर सिर्फ खाना पीना ही नहीं हो, मिलकर सिर्फ हंसी मजाक या मनोरंजन ही नहीं हो, मिलकर ये भी हो कि हम सेवा की दृष्टि से कर क्या सकते हैं, और इस पैमाने तक बात पहुंचे कि विश्व बैंक उसको एक तरह से उस चिंतन को, उस सोच को मान्यता दे, प्रोत्साहित करे। वो भी प्रसन्नता की बात है। हम यहाँ बैठकर एक पुल बन सकते हैं, वो बहुत आनंद देता है। और उस पुल की बात व्यक्तिगत रूप से भी जब हम डॉक्टर हरपावत जी की तरफ देखते हैं, तो आपने काफी फ्री मेडिकल कैंप्स लगाते आप रहे हैं प्रतापगढ़, जहाँ से आप हैं वहाँ पे। तो जब आप जाते हैं यहाँ से, और जैसे अभी हाल ही में जो आपने कैंप लगाया था, 1200 मरीज आए, 260 के ऑपरेशन भी वगैरह हुए, तो हाउ इज द फीलिंग लाइक वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में कैसा कनेक्टिविटी रहती है? बिकॉज यहाँ एक अलग लेवल है लोगों को कम्युनिकेट करने का वहाँ पे। सो शेयर विद अस योर फीलिंग एक्सपीरियंस। जैसा कि आपने सुना कि एजुकेशन और हेल्थ, मैं ये मानता हूँ कि मैं एक छोटे शहर में पढ़ा, पर फिर भी मेरे को ये अच्छा फॉर्चून था कि प्रॉपर एजुकेशन मिली। और जब मैंने ये मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करके मैं अमेरिका आने लगा, तो मेरी मदर ने मुझसे पूछा कि भाई तू डॉक्टर तो बन गया, पर हमें क्या फ़ायदा। सही बात। आप अमेरिका जाके अपनी ज़िंदगी आराम से बिताओगे, ये अच्छी बात है, मगर हमें क्या फ़ायदा हुआ तो कि तुम डॉक्टर बन गए। तो उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा कि तुम जो भी करो अपने वतन के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने लोगों के लिए, कुछ हेल्थ के लिए करो अगर तुम डॉक्टर हो। तो उसी ख्याल से मैं शुरू से ही हेल्थ में इंटरेस्टेड रहा, और मैंने प्रतापगढ़ जो अस्पताल, जो भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, उसके अंदर भी मैंने काफ़ी योगदान दिया, और अच्छा अस्पताल चल रहा है जहाँ काफ़ी मरीजों की फ्री सर्विसेज होती है। पर साथ साथ मेरे दिमाग में ये भी आया कि कई ऐसी हैं जो छोटे गांव और अस्पतालों में अवेलेबल नहीं है, स्पेशलिटी केयर अवेलेबल नहीं है। तो मैंने बाद में एक पोलियो सर्जिकल कैंप किया प्रताप में, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं हार्ट और डायबिटीज़ के लिए भी वहाँ चिकित्सा कैंप करता हूँ, जो फ्री होता है बिल्कुल। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि जितना पैसा इंडिया में लगता है वो इतना कम लगता है कि आप थोड़े से खर्चे के अंदर लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि मैंने पोलियो सर्जिकल कैंप किया, उस वक्त हम लोगों ने 120 लोगों को ऑपरेशन करके करेक्टिव सर्जरी की, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ दैट सर्जरी वाज 500। और इतना मज़ा आया कि आप इतने से पैसे में लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो जब भी मैं ये करता हूँ, तो मुझे अपने वेकेशन में जाने में जितनी खुशी होती है मेरी फैमिली को और मेरे को, उससे ज़्यादा खुशी जब मैं प्रतापगढ़ जाता हूँ तो होता है कि लोग याद करते हैं कि इतने लोगों की ज़िंदगी सुधर गई। तो वो मैं प्रथा चलाता रहता हूँ, और मेरे दिमाग में भी हमेशा रहता है कि 2 बेसिक चीज़ें हर इंसान को मिलनी चाहिए। वो है कि अच्छी एजुकेशन और हेल्थ। अगर that should be guaranteed, if your child is born, he should be guaranteed to get good education and good health, क्योंकि उसके बिना आप अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ज़िंदगी में जो भी आप करना चाहे कर ही नहीं सकते। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से जब मैं हमारे करंट मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिला, जनवरी 2 को हम लोग एक डेलीगेशन लेके जयपुर गए थे, तो मैडम श्रीमती वसुंधरा राजे ने मुझसे पूछा कि राणा राजस्थान के लिए क्या करता है।
ठीक है, आप लोग अच्छा कन्वेंशन करते हो, अपना कल्चर मेंटेन करते हो, मिलते जुलते हो, बड़ी अच्छी बात है, पर आप राजस्थान के लिए क्या करोगे? तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे राजस्थान में काफ़ी प्रगति हो रही है, मगर छोटे शहरों में, छोटे गांवों में अब भी हेल्थ केयर की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, और उसमें आप क्या योगदान कर सकते हो? तो मेरे दिमाग में आया कि दैट शुड बी द थीम ऑफ आवर कन्वेंशन दिस टाइम। और ऑफ कोर्स आपने मंजू जी से नारी एजुकेशन के बारे में सुना, और दैट इज़ आल्सो वेरी क्रिटिकल फैक्टर। तो फिर हमारे कमेटी के मीटिंग्स में ये बात काफ़ी चली कि हम राना कन्वेंशन का क्या थीम रखेंगे। तो सभी लोगों ने ये एग्री किया कि आवर थीम दिस टाइम शुड बी हेल्दी एंड लिटरेट राजस्थान, कि वट एवर वी कैन क्रिएट रिसोर्सेज to improve health of all Rajasthanis, small towns, small villages, provide them primary health care, specialty care, जो भी वो कर सके। और फॉर्चुनेटली राना हैज़ इनफ रिसोर्सेज, काफ़ी हमारे मेंबर्स डॉक्टर्स हैं, काफ़ी अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, काफ़ी हमारे मेंबर्स मिलियनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वेरी सक्सेसफुल। तो वी हैव मनी, वी हैव एजुकेशन एंड वी हैव हेल्थ केयर फैसिलिटीज विच वी कैन प्रोवाइड बैक टू द राजस्थान। तो हम लोग यही एक कोशिश करेंगे इस कन्वेंशन में कि ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करें कि राजस्थान के अंदर लिटरेसी, पर्टिकुलरली फीमेल लिटरेसी और हेल्थ केयर कैसे इम्प्रूव हो। और आप तो जानते हैं कि राजस्थान इस मामले में इंडिया में भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो उसके बारे में जो भी योगदान हम कर सकते हैं राजस्थान की सरकार के साथ जुड़ के हम लोग करना चाहते हैं इस बार। तो ये उसमें बिल्कुल ये चाहता कि तो जैसे हमने वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट किया था, तो इस बार भी हम कुछ विलेजेस को अडॉप्ट करेंगे और उनमें एक मैनेजमेंट मॉडल सेटअप करेंगे विच कुड बी रेप्लिकेटेड एल्सवेयर इन ऑल द विलेजेस, ताकि एक नया मूड दे सके, एक नया उसको दे सके कि इस तरह से अपन विलेजेस में हेल्थी एंड लिटरेट राजस्थान का जो है, इसको कैसे हाउ कैन वी अकम्प्लिश इट इन द होल स्टेट ऑफ राजस्थान। तो कुछ ऐसा करने की इच्छा जो एक तरह से आइडियल रोल मॉडल जैसा बन जाए प्रोजेक्ट के रूप में, जिसको और ज़्यादा किया जा सकते, अपने आप में कल्याणकारी सोच है। जो सोचा जाता है और जो किया जाता है उसके बीच की दूरी को पाटने के लिए कलेक्टिव विल की ज़रूरत होती है, और वो विल कितनी है इसके बारे में थोड़ी सी बात हम करेंगे। ये एक छोटी सी फिल्म आपको दिखाना चाहते हैं। रादर जब हम राजस्थान की बात करते हैं, टूरिज्म की बात आती है, जैसलमेर के धोरे हमें याद आते हैं, जोधपुर जैसलमेर के किलों की बात आती है। What is it that pulls people across the globe to this land? What are the songs that this silent sand is singing and inviting and invoking a sense of bliss amongst those who visit it? Anyway, so not getting poetic, let's watch this tiny little film about Rajasthan.
रिदम्स ऑफ राजस्थान को देखते हुए राजस्थान के लोक संगीत की और लोक वाद्यों की भी कुछ झलक हम तक पहुंची, और कैसी निश्चलता लोगों के चेहरे पर है वो पूरे भारत में कहीं ना कहीं अभी तक अनछुई सी बची रह गई है, और वो बची रहे इसका प्रयास भी किसी न किसी रूप में हम अपने तौर पर करते हैं। पर मुख्य बात है शिक्षा की, और शिक्षा के बारे में जब हम यहाँ बैठकर विचार करते हैं तो अनिमेश गोयनका जी क्या सोचते हैं, किस तरह से राणा एक मूवमेंट जैसा जनरेट कर सकते हैं राजस्थान के सुदूर इलाकों में, उसके बारे में संक्षेप में आप बताएं। अशोक जी, हमारा राणा कन्वेंशन का एक बहुत बड़ा थीम एजुकेशन इन राजस्थान है। जैसा कि अभी आपको के मेहता जी ने बताया कि 2003 में हमने पहली कन्वेंशन की। सबसे पहले कन्वेंशन एक हमारे जो एम है उसमें कैसे हेल्प करती है। कन्वेंशन में हम उस मिट्टी से मिले हुए सब लोगों को आह्वान देते हैं, इनवाइट करते हैं कि आप सब लोग इकट्ठे होके अपनी मिट्टी के बारे में सोचो। हम जब सब लोग कन्वेंशन में इकट्ठे होते हैं तो हमारा पर्पस सिर्फ नाच गाना, भोजन, एंटरटेनमेंट, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, ये सब तो एक एम है ही। हमारो रंगीलो राजस्थान, हम उस रंग को एंजॉय तो करते ही हैं, पर उसके साथ साथ हमारा सबसे बड़ा एम ये है कि एक हाथ की बजाय 1000 हाथ इकट्ठे हों और इकट्ठे एक जगह पे होके हम अपनी मिट्टी के बारे में सोचें। 2003 में हमने पानी के बारे में सोचा। आज हमारे चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे जी ने हमें इस बात का आह्वान किया कि हम अपने मिट्टी के लिए एजुकेशन और प्राइमरी केयर के बारे में हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली। तो हम इस कन्वेंशन में हम सब लोग, और मैं इनवाइट करना चाहता हूं जो लोग राजस्थान से हैं, राजस्थान को अपनी मातृभूमि समझते हैं, भारत को अपनी मातृभूमि समझते हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि आप इस कन्वेंशन में आएं, ना कि इस कन्वेंशन में आके आप एंजॉय करें, औरों के साथ संबंध बनाएं, मेल मिलाप बढ़ाएं, पर अपनी मिट्टी के लिए कुछ करने का एम लेके आएं और हम सब लोग मिलके बैठ के सोचें, आपस में अपने रिसोर्सेज लगाएं। रिसोर्सेज सिर्फ मनी नहीं है, रिसोर्सेज किसी के पास टाइम है, किसी के पास कनेक्शन है, किसी के पास आइडियाज हैं। ये सब लोग हम जब मिलके सब काम करेंगे तो हमारा जो एम है और निश्चित रूप से पूरा होगा। अनिल जी, समय का आपने उल्लेख किया तो मुझे लगा कि हमारे पास लगभग 2 मिनट का समय बाकी है, तो नवीन जी संक्षेप में आप बताएं कि कन्वेंशन को लेकर आप क्यों इतने एक्साइटेड हैं? मेरा जो एक्साइटमेंट है वो मल्टीपल रीजन से है। एज ए राजस्थानी मैं हमेशा सोचता हूँ कि व्हाट वैल्यू एम आई गेटिंग इन रिटर्न ऑफ व्हाट आई एम स्पेंडिंग, एंड व्हाट आई एम सीइंग इन रिटर्न दैट आई एम गोइंग टू गेट industrial leaders in the convention. I'm going to get social awareness in the conventions. I'm going to get health awareness in the conventions. I'll get good cultural integration in the convention. और जो अपना next generation से जो संबंध है वो एक बहुत नज़दीक हो जाएगा इस convention के बाद, और वो सिर्फ एकमात्र $300 अंडर $300 पर पर्सन जो ये सुविधा दी जा रही है, जिसकी पर पार्टिसिपेंट कॉस्ट कन्वेंशन ऑर्गेनाइजर्स को $700 से ज़्यादा हो रही है। तो वी आर गेटिंग वेरी मच गुड वैल्यू वेयर बाय वी विल कनेक्ट विद पीपल, वी विल एंटरटेन अवरसेल्फ, वी विल क्रिएट ए थीम and we will forward our theme back home in Rajasthan and bring a total success to the Rajasthan community. ये कन्वेंशन जो जुलाई में 3, 4, 5 जुलाई को आयोजित होने वाली है और समय आने पर इसकी और विस्तार से जानकारी आप तक निश्चित रूप से पहुंचने वाली है, पर एक जैसा कहा जाता है कि अग्रिम सूचना की तरह से और एक आह्वान जैसा करने की दृष्टि से भी, और मिल बैठकर राजस्थान की राजनीति और जो ताज़ा मुद्दे हैं उन पर एक नज़र डालने के लिए के मेहता जी, डॉक्टर नरेंद्र हड़पावत जी, नवीन शाह जी,
मंजू सुराना जी और अनिमेश गोयंका जी हमारे साथ आए, इन सभी का आभार और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी। अशोक व्यास को अनुमति दें। गुड नाइट।